Amulya Sahare, and I am selected as SSO in 2019 CGPSC. So हम लोग सभी डायलॉग मंच की तरफ से सभी एस्पायरेंट्स और स्टूडेंट्स की जो है हेल्प कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से आज हम लोग इकोनॉमिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम इंडियन इकोनॉमिक्स को भी देखेंगे और छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स को भी देखेंगे। तो अगर सबसे पहले हमको किसी सीजीपीएससी के कोई भी सब्जेक्ट्स पे अगर हमको डिस्कशन करना है, तो हमको सबसे पहले ये जानना होता है कि उसका सिलेबस क्या लिखा है, क्योंकि हर एग्जाम में जो भी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी होती है वो एक प्रॉपर सिलेबस जारी करती है। तो ऐसे ही सीजीपीएससी ने छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए जो एग्जाम लेती है, उन्होंने इंडियन इकोनॉमिक्स का सिलेबस लिखा हुआ है फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस। लिखा हुआ है कि इंडियन इकोनॉमिक्स जो है वो छत्तीसगढ़ का सिलेबस है। तो उसमें हमको अगर सबसे पहले ये जानना है कि हमको किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, तो हमको उसके लिए सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है बहुत अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट अपने आप में इतना वास्ट और इतना डीप हो सकता है, ये हम नहीं समझ सकते। तो अगर हमको किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में उसके किस पैटर्न के कितने डीप में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो हम लोग अगर पीएससी की बात करें, तो सीजीपीएससी इंडियन इकोनॉमिक्स को लेकर खास करके काफी डीप में क्वेश्चन नहीं पूछ रही है। काफी बेसिक क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू फैक्ट या कुछ कॉन्सेप्ट भी पूछ रही है, तो वो काफी इजी पूछ रही है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछ रही, जिसको हम लोग नॉर्मली देख करके समझ सकते हैं। तो अभी हाल ही देखा हमने कि 2020 का जो पेपर हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू नेशनल इनकम। तो उसमें नेशनल इनकम एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इंडिया की एज वेल एज स्टेट की, सब जो है अपने हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, जिसके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो दिए हुए हैं। तो उसी फॉर्मूले के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसमें 3 जो थे हमको पॉइंट्स दिए हुए थे और उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे। तो अभी जो ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें जनरली हम देख के घबरा जाते हैं कि हमको लगता है कि हमको तीनों पॉइंट्स नहीं आते, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप देखेंगे इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके बना सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस डेप्रिसिएशन। सेकंड स्टेटमेंट लिखा है पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट अपॉन टोटल पॉपुलेशन। और थर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द बेटर मेट्रिक देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर कंपेयरिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमको नहीं पता, इसमें हम ये मान सकते हैं कि हमको तीनों पॉइंट्स नहीं पता, पर हम लोग ये देखेंगे कि हमको इसमें से एक आध पॉइंट जो हम पता है उसके हिसाब से हम ऑप्शन देके इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने इस क्वेश्चन को ऐसा अटेम्प्ट किया था कि इसमें सेकंड पॉइंट लिखा था पर कैपिटा इनकम इज इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो आप जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको ये पता होगा कि पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अपॉन टोटल पॉपुलेशन होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो गलत है, और ये पॉइंट जो है वो हमको तीनों ऑप्शन में दिख रहा है। फर्स्ट में भी दिख रहा है, सेकंड में भी दिख रहा है, थर्ड में भी दिख रहा है, मतलब ए बी सी तीनों ऑप्शन में सेकंड को सही माना गया है, जो कि हमको पता है कि ये गलत है। तो इसीलिए मैंने इस आधार पर इसका आंसर डी लिया था, जो कि सही था। बट पीएससी ने इसका आंसर गलत लिया हुआ है, बट हमको अपने हिसाब से जो कॉन्सेप्ट है, जो एक्चुअल में ओरिजिनल सही आंसर है, उसका आंसर डी ही होगा। तो हमको इस हिसाब से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2019 के पेपर का है, तो इंडियन इकोनॉमिक्स में डेमोग्राफी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हम लोग सेंसस देखते हैं उसको हम लोग इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में डेमोग्राफी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज है। तो ये एकदम फैक्चुअल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, जिसका आंसर गोवा था। तो हम लोग को इकोनॉमिक्स को, अगर हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो हमको फैक्चुअल एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल दोनों चीजों को बहुत अच्छे से डील करना चाहिए। तो नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का ही है। तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जीएसटी के लिए। तो ये हम कह सकते हैं ये करंट का भी क्वेश्चन है, क्योंकि 2017 में ही जीएसटी जो है वो लागू हुआ था। तो ये करंट का भी क्वेश्चन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी क्वेश्चन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी पूछा है। और तीसरा ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का भी, क्योंकि जीएसटी इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। तो ये तीनों पार्ट का क्वेश्चन है, हम इसको जिसमें मानना चाहे तो 101 अमेंडमेंट हुआ था जीएसटी के लिए। तो ये हम लोग इसका आंसर लेंगे, ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन था, करंट से रिलेटेड था, एज वेल एज ये इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है। करंट में जितनी भी चीजें हो रही है रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, उसको मतलब
एक आप कोर इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर कर लीजिए और करंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो रही है उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट कीजिए, क्योंकि जनरली जितने क्वेश्चन होंगे वो करंट से ही रिलेटेड आएंगे। तो ये क्वेश्चन तुरंत में उस टाइम पे महारत्न की जो कंपनियां थी वो पहले 8 थी और उसके बाद 2 कंपनियां और जोड़ करके 10 कंपनीज जो थी टोटल हो गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अक्टूबर 2019 की स्थिति में महारत्न कंपनियों की कितनी संख्या थी, तो 10 इसका आंसर था। तो ये क्वेश्चन एकदम फैक्चुअल था और करंट से रिलेटेड था, बट था ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप कॉन्सेप्चुअल मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि जीएसटी जो था वो आया होता, कई लोग को जीएसटी जो था समझ में नहीं आया। जीएसटी जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको मिला करके लाया गया था। तो हमारे पास बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स है, कम से कम 12-13 इनडायरेक्ट टैक्स थे जिनको जोड़कर हमने जीएसटी लाया। पर ऐसे कुछ एक्सेप्शन टैक्स थे जिसको गवर्नमेंट ने जीएसटी में नहीं जोड़ा था। तो ये हमारे लिए जानने की बात है कि जीएसटी में कौन से टैक्स को शामिल नहीं किया गया था। तो इसमें कस्टम ड्यूटी जो था इसका आंसर था, क्योंकि उत्पादन यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वैट टैक्स और सर्विस टैक्स, इन तीनों को हमने इंक्लूड किया है जीएसटी में। और सीमा शुल्क जिसको हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं वो जीएसटी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट। ये 2018 का क्वेश्चन है कि किस समिति ने कहा था जो राहत मिल रही है डायरेक्ट टैक्स में उसको खत्म करने के लिए। तो हम लोग अगर इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, टैक्स चैप्टर पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि 1-2 कमिटियां हैं, चेलैया कमिटी, केलकर कमिटी, ये दोनों टैक्स के ऊपर बनी हुई थी। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, सबसे बड़ी कमिटी का नाम है केलकर कमिटी, ठीक है, जिन्होंने जो राहत मिल रही थी टैक्स के अंदर उसको हटाने की सिफारिश की थी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। ये क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे रिपीट हो रहा है, ये 2-3 बार पूछा हुआ है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण एक बुक है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट इंडिया भी जारी करती है और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट एज वेल एज हर स्टेट की गवर्नमेंट जो है बजट के 1 या 2 दिन पहले इस बुक को जारी करती है, जिसमें एक्चुअल डेटाज होते हैं, ठीक है। बजट जो होते हैं वो प्रेडिक्टेड डाटा होते हैं, उसी हिसाब से इकोनॉमिक सर्वे जो है वो एक्चुअल डेटा होते हैं जो गवर्नमेंट जारी करती है। तो ये हमेशा वित्त मंत्रालय जारी करता है केंद्र स्तर पर, और स्टेट लेवल पे भी जो वित्त विभाग है हमारा वो जारी करता है। तो ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, रेगुलर बेसिस पर रिपीट हुआ है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था आय का वितरण मापा जाता है। तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली 2 से 3 कर्व ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें हम लोग जब अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग लॉरेंस कर्व को पढ़ते हैं, ठीक है, जो बेसिकली इनइक्वालिटी को दिखाता है, वो भी रिलेटेड टू मनी, ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में इनइक्वालिटी को दिखाता है, ये लॉरेंस वर्क बताता है। अब हमको, अब अगर हम नहीं जानेंगे कि पीएससी किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम शायद लॉरेंस वर्क को बहुत डिटेल में पढ़ने लग जाए। तो मैंने बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स में, तो मेरे को अगर कोई बोलेगा 2 पन्ना भी लिखने लॉरेंस कर्व के ऊपर तो मैं लिख दूंगी, पर ये पीएससी के पर्सपेक्ट से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए बस ये जानना जरूरी है कि लॉरेंस कर्व किससे रिलेटेड है, तो हम लोग बस जान लेंगे कि इनइक्वालिटी जो है आय की उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट। ओके। केंद्र सरकार की गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ा मद क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि जब भी बजट आता है तो एक हम लोग देखते हैं एक सर्कल होता है, पाई चार्ट होता है जो गवर्नमेंट जारी करती है, जिसमें सरकार कितना खर्चा कर रही है और किस मदों में उसका खर्चा हो रहा है उसका एक परसेंट वाइज पाई चार्ट दिया होता है, एज वेल एज इनकम के लिए भी दिया होता है। तो जब हम वो देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा जो है खर्चा सरकार जो है गैर योजनागत व्यय में सबसे ज्यादा ब्याज भुगतान पे करती है, ठीक है। ये एक बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब गैर योजनागत व्यय क्या है, ये बजट का क्वेश्चन है, मतलब आपको समझना पड़ेगा इसके लिए कि योजनागत व्यय क्या होता है, गैर योजनागत व्यय क्या होता है, उसमें हमको पता चलेगा कि सबसे बड़ा मद कौन सा है। तो ये आप अगर नहीं जानना चाहते गैर योजनागत क्या है, योजनागत क्या है, तो आप सीधा फैक्ट जो बजट आता है उसको देख लीजिए, उसमें आपको ये बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि सरकार जो है सबसे ज्यादा खर्चा किस पे कर रही है। तो ब्याज अदायगी यानी इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि हमारी गवर्नमेंट जितना भी लोन ले रही है उसका जो पेमेंट करते समय जो इंटरेस्ट देती है उस पर सबसे ज्यादा खर्चा कर रही है, ये हमको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2014-15 में किस केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को हानि हुई। तो आप हर चीज को रट के या हर फैक्ट को देख करके, क्योंकि 100 क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 100 में से 60 या 70 भी बहुत क्लियरली पता हो। पर आप अगर थोड़ा सा भी थोड़ा बाहर की देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा भी बाहर के बारे में जानते हैं, तो हमको ये बात पता है कि बीएसएनएल जो है वो कंटिन्यू लॉस में जा रही है। हमको ये पता ही है कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग आजकल इतना यूज करते हैं तो हमको पता है कि बीएसएनएल आजकल कोई यूज नहीं कर रहा है।
तो एक हम लॉजिक लगा कर भी इसको बना सकते हैं क्वेश्चन। बाकी अगर फैक्चुअल बेसिस पे जाएंगे तो गवर्नमेंट जो अपना डेटा रिलीज करती है तो उसमें पता ही होता है कि बीएसएनएल जो है वो सबसे ज्यादा लॉस में जा रही है, गवर्नमेंट की कंपनी है, इसलिए गवर्नमेंट जो उसका डिसइन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, बट नहीं हुआ तो ये न्यूज में रहता ही है। तो इससे भी आप इसको अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जब भारतीय रिजर्व बैंक जो है सीआरआर की वृद्धि की घोषणा करती है तो इसका अर्थ क्या है? अब ये क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपके फैक्ट काम नहीं आएंगे, ठीक है। जब तक आपको इन्फ्लेशन क्लियर नहीं है, जब तक आपको गवर्नमेंट आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्लियर नहीं है, जब तक फिस्कल पॉलिसी क्लियर नहीं है, आप इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो होता है, और कैश रिजर्व रेशो यानी कि जो बैंक होते हैं वो अपने पास पैसे रखते हैं कुछ, ठीक है। ये एक रूल है, ठीक है। हर शेड्यूल्ड बैंक जो आरबीआई शेड्यूल करके रखता है उनको आरबीआई के जो भी दिशा निर्देश होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। तो अगर आरबीआई कहता है कि आपको इतना फिक्स अमाउंट ऑफ अपना जो भी डिपॉजिट है अपने पास बचा करके रखना है, यानी वो उसको किसी को लोन नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ये होगा अगर सीआरआर गवर्नमेंट बढ़ाती है, मतलब आरबीआई ने कहा है सीआरआर बढ़ाने के लिए, तो बैंक जो है अपने पास जो कैश रख रही है उनको उससे ज्यादा कैश रखना पड़ेगा। और इसका मतलब ये होगा कि वो लोन जो दे रही है बाकी लोगों को वो कम हो जाएगा, क्योंकि उनको देने के लिए कम पैसा रहेगा, क्योंकि सीआरआर बढ़ाने के लिए बोला है उनको अपने पास ज्यादा पैसे रखने। तो व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु मुद्रा कम हो जाएगी, इसका आंसर होगा। जब भी इन्फ्लेशन होता है यानी कि मार्केट में महंगाई चल रही है, तब आरबीआई पैसा मार्केट से निकालने के लिए ये सब रेट्स को बढ़ा देती है ताकि मार्केट में जो मनी का फ्लो है वो कम हो जाए। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, पर इसको जानने के लिए आपको जितने भी रेट्स हैं गवर्नमेंट आरबीआई जारी करता है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये एकदम प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा वो ही इसको अटेंड करेगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अरेंज करने के लिए कहा गया था ईयर वाइज। तो हम लोग जब पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स तो बैंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ठीक है। तो उसमें हम लोग को ये सब 4 पॉइंट दिए हुए थे और उनको अरेंज करने के लिए कहा गया था कि इसमें से कौन सा सबसे पहले हुआ है और बाद में हुआ है। तो सबसे पहले 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, ये 1969 में हुआ था। उसके अलावा आज एसबीआई का राष्ट्रीयकरण ये 2007 में हुआ है, फुल्ली नेशनलाइज जो है एसबीआई 2007 में हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था और एलआईसी का 1956 में। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको वो मिलेंगे, आप उसको रट सकते हैं और उसके हिसाब से अपने इसको आप इसको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, चालू खाता घाटा क्या है? तो ये एक फॉरेन सेक्टर का क्वेश्चन है। तो हम लोग काफी आगे, मतलब इसको कई लोग छोड़ देते हैं क्योंकि हमको लगता है फॉरेन सेक्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट फॉरेन सेक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक्स का, इंडिया की इकोनॉमिक्स को समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। चालू खाता घाटा क्या है? तो गवर्नमेंट जो है एक अकाउंट बनाती है जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कहते हैं, जिसमें वो जितने भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करी उसको लिखती है। एक सिंपल अकाउंट है जिसमें वो एक्सपोर्ट कितना करी यानी बाहर की कंट्रियों को कितना सामान बेच रही है और बाहर से कितना खरीद रही है यानी इंपोर्ट उसको लिखती है। तो जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा यानी हम बाहर से सामान ज्यादा मंगा रहे हैं और हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग डेफिसिट कहेंगे क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, तो हम लोग डेफिसिट में चल रहे हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि चालू खाता घाटा क्या होता है। इसमें भी 2 अकाउंट बनते हैं, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के, एक करंट अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट पूछा था, तो इसका मतलब भी वही होता है जब हम लोग निर्यात जो है हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम रहा और आयात जो है हमारा ज्यादा रहा, तो हमारी कंट्री जो है वो डेफिसिट में रहेगी। और इसके अपोजिट में जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा रहेगा और इंपोर्ट कम रहेगा तो हम लोग सरप्लस में रहेंगे। तो इंडिया जो है बेसिकली हमेशा ही डेफिसिट में ही होती है क्योंकि हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री, और डेवलपिंग कंट्री कभी भी सरप्लस में नहीं हो सकती। तो हम लोग इसमें नेक्स्ट, ये क्वेश्चन था 2017 का। तो इसमें पूछा गया था कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपए उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्र में 47 रुपीज प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया?
तो हम लोग जब भी पॉवर्टी चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग 4-5 कमिटी का नाम पढ़ते हैं, ठीक है, और उसमें उन सब कमिटी जो है समय समय पर जो है सरकार हमारी बनाती है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो कमिटी बनी है, ऐसी बहुत सारी कमिटियां बनी हुई है। तो ये जो रेट था, ये जो 32 रुपीज और 47 रुपीज है, ये रंग राजन कमिटी ने डिसाइड किया था। इसका आंसर रंग राजन कमिटी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो एक तो मैं बताना चाहूंगी कि कभी भी क्वेश्चन में नहीं दिया है या सही या गलत इस टाइप की चीजें दी जाती है प्री में, तो आप उसको क्वेश्चन पढ़ते समय ही अंडरलाइन कर लीजिए ताकि वो आपके दिमाग में एकदम क्लिक रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें कौन सा नहीं है। तो कोर सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो कि दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी है, मतलब बेसिक जो चीजें होती है उनको कोर इंडस्ट्री में शामिल किया गया है। जैसे कि कोयला बहुत जरूरी है क्योंकि कोयले के बिना इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन सकती। वैसे ही विद्युत, सीमेंट, उर्वरक, ये सब चीजें जो है वो कोर सेक्टर में आती है। कोर सेक्टर 8 है हमारे यहाँ पर। उसमें रसायन यानी केमिकल्स को शामिल नहीं किया गया क्योंकि केमिकल इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी अदर इंडस्ट्री। तो ये शामिल नहीं किया गया है। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा सूती वस्त्र जो है, ठीक है, कैसे तैयार किए जाते हैं। तो हम लोग ये नॉर्मल भी लगा सकते हैं कि पहले जब इंडिया जब बहुत पहले हम लोग आजाद नहीं हुए थे तब हम लोग हैंडलूम जो है वो देखते थे कि लोग हाथ से जो है कपड़ा बनाया करते थे। बट आज जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई और मशीन आ गई तो हम लोग पावर लूम यूज करते हैं। डायरेक्ट मशीन से कपड़ा बनता है, उसी को हम लोग पावर लूम कहते हैं। तो इंडिया में सबसे ज्यादा कपड़ा जो है आज की डेट में पावर लूम से बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट, उसके बाद भारत की जो है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कब जारी की गई थी। तो ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन था, करंट से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि ये 2011 की पॉलिसी और ये क्वेश्चन 2017 का था। तो भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग सेकेंडरी सेक्टर पढ़ रहे हैं यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को पढ़ेंगे ही, और उसमें हम लोग इसकी डेट भी देखेंगे। गवर्नमेंट ने ये 4 नवंबर 2011 को जारी की थी। तो ये भी एक क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा जो है विदेशी निवेश जो है वो कहाँ पर आ रहा है, किस सेक्टर में आ रहा है। तो ये अगेन फॉरेन सेक्टर का क्वेश्चन था। ठीक है, हम लोग एफडीआई, एफआईआई ये सब कॉन्सेप्ट को फॉरेन सेक्टर में पढ़ते हैं। जब कोई भी दूसरी कंट्री के लोग जब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई जो है आज की डेट में सेवा क्षेत्र में होती है, सर्विस सेक्टर में होती है ना। ये काफी सालों से सर्विस सेक्टर ही रहा है। तो भी इसके डेटास जो है हर साल रिवाइज होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट अपने बजट में इसको बताती है। तो अगर हम लोग जब भी पढ़ रहे हैं तो हमको बजट में फॉरेन सेक्टर में ये सब चीजों को देखना बहुत जरूरी है। बजट पढ़ेंगे आपके पूरे करंट के डेटा जो है वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे, तो उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम लोग इसको कहाँ से पढ़ेंगे। आप सिर्फ एक प्योर बजट जो है इंडिया का आप उसको रीड कर लीजिए, आपको जितने भी डेटा हैं वो उसमें से मिल जाएंगे। ये बदलते रहते हैं तो ये मिल जाएगा आपको उसमें। नेक्स्ट, ठीक है, ये अगेन ये क्वेश्चन आया था, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। ये पहले भी पूछा था, ये फिर से आया था, तो इसका आंसर वित्त मंत्रालय था। ठीक है, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति 29 सितंबर 2015 के पुनरीक्षण के अनुसार बैंक दर थी। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो साल भर में 6 बार जो है अपनी पॉलिसी को रिवाइज करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को, यानी हर 2 महीने में रेट्स जो है वो रिवाइज करते जाते हैं। तो इन्होंने 2015 में मतलब प्रॉपर डेट देकर पूछा था सितंबर 2015 की। तो अभी जैसे एग्जाम है हमारी फरवरी में, तो अभी एक डेटा जैसे ही सितंबर में रिलीज होता है, ठीक है, अभी एक डेटा आएगा नवंबर का। तो हमको ये दोनों डेटा को है ना देख लेना है क्योंकि पीएससी क्वेश्चन फॉर्मेट में डेट डाल के पूछ देगी, वो कभी कभी पूछता कि हम साल के 6 याद कर ले। तो एग्जाम के पहले जो 2 हैं, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में जारी होता है, एक सितंबर में जारी होता है। आप उस दोनों को लिख के रख लीजिए, उसमें से कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है। अब देखें इसमें जो है जितने भी लिखे हुए हैं ये सब शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हमारे लिए अब बात ये हो जाती है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स को नहीं देखते हैं। पर आजकल जो है जितनी भी स्कीम्स जारी हो रही है, हम लोग देख रहे हैं अभी 2-3 सालों से गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम जारी करी उनके जो शॉर्ट नेम से उसको ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जैसे मुद्रा योजना, ठीक है, हम लोग मुद्रा मुद्रा नाम से जानते हैं, अगर उसका फुल फॉर्म हमें पूछ लेंगे तो बहुत सारे लोगों को उसका फुल फॉर्म नहीं पता। ठीक है, पीएमजीजीवाई, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो शॉर्ट फॉर्म से चल रही है। तो इसलिए हमको जो भी शॉर्ट फॉर्म है, अगर हम एक प्रॉपर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमको उसका फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है।
ठीक है, तो फर्स्ट का तो देखिए मेरे को भी नहीं पता, सेकंड का मुझे पता है IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये निर्धनता विरोधी प्रोग्राम है। ठीक है, NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, तो ये भी रिलेटेड टू पॉवर्टी ही है। तीसरा जो है MRTP, ये है इसका फुल फॉर्म जो है मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस। तो ये मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस, ये मोनोपोली के लिए है बेसिकली, ये रिलेटेड टू पॉवर्टी नहीं है, तो इसका आंसर MRTP होगा। तो ये हमको देखना है कि PSC किस फॉर्मेट में, हम ये क्वेश्चन से अंदाजा लगा सकते हैं कि PSC किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी तक अगर हम लोग सिर्फ योजना का शॉर्ट नेम पढ़ के क्वेश्चन को बना रहे, तो देख लीजिए कि शॉर्ट नेम या लॉन्ग नेम हमको दोनों जानना बहुत जरूरी है, वो किसी भी पैटर्न में उसको पूछ सकते हैं। हमको सिर्फ शॉर्ट याद है, फुल याद नहीं है, तो भी हम गलत कर सकते हैं, और अगर हमको शॉर्ट याद है, फुल याद नहीं है, तो भी हम गलत कर सकते हैं। इसलिए हमको दोनों नाम यादना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2012-13 के 4.5% की तुलना में वर्ष 2013-14 में 4.7 तक बढ़ी, जिसका कारण था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे का है। ठीक है, तो हम लोग जब भी पढ़ते हैं, ये काफी डीप क्वेश्चन है, ऐसा जरूरी नहीं है आप इसको बना सके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीप में पूछा गया क्वेश्चन है, इतने ज्यादा डेटा हमको याद नहीं रहते। फिर भी अगर हम लोग थोड़ा सा लॉजिक लगा लें, ठीक है, कि हमारे देश में अगर इकोनॉमी बढ़ रही है और हमको थोड़े बहुत 2-3 साल के आगे पीछे के ग्रोथ रेट और सेक्टोरल ग्रोथ रेट अगर पता है, तो हमको पता चलेगा कि उस टाइम के सालों में जो है कृषि के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई थी, तो उसके कारण ही हमारी जो है GDP ओवरऑल में बढ़ गई थी। तो ये उसका क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राजकोषीय नीति कौन जारी करता है। राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी, तो फिस्कल पॉलिसी हमारा वित्त मंत्रालय जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, वो जारी करता है। बजट के रूप में जो जारी करता है वित्त मंत्रालय, वही उसकी राजकोषीय नीति होती है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विश्व के कुल निर्यात में भारत का हिस्सा वर्ष 2013 में क्या था। तो ये काफी पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपको इकोनॉमिक बजट में ही मिलेगा कि हम लोग जो पूरा वर्ल्ड में जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें हमारा कितना हिस्सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी हर साल बदलता रहता है, तो आप इसको बजट में देख लीजिए कि इसका डेटा क्या है एक्चुअल में। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के आयात में सर्वाधिक अंश निम्न में से किस वस्तु श्रेणी का है। आयात यानी इंपोर्ट। ठीक है, तो हम लोग आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपोर्ट करें पेट्रोलियम पदार्थ का। ठीक है, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ हमारे यहाँ पे आ रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि पेट्रोल इंडिया में बिल्कुल बहुत रेयर होता है, हमारा कंजम्पशन जो है बहुत ज्यादा है, तो हम सबसे ज्यादा अगर कोई चीज को फॉरेन से मंगा रहे हैं तो वो है पेट्रोलियम। ठीक है, आप देख लीजिए, बाकी ऑप्शन से आप देख लीजिए, वो उस लेवल के नहीं है। ठीक है, कि पूंजीगत वस्तु यानी कैपिटल गुड्स, ये भी नहीं हो सकता। बहुमूल्य पत्थर, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। खाद्य पदार्थ, तो हम लोग एक सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है, देश है, हम खाद्य पदार्थ भी नहीं मंगाएंगे। कपड़ा और वस्त्र जो है, ठीक है, ये भी हम नहीं मंगाएंगे। इसलिए हमारा सबसे ज्यादा पैसा, अगर हम लोग फॉरेन करेंसी भी बोले, तो सबसे ज्यादा पेट्रोल को खरीदने के लिए खर्च हो रहा है, और दूसरा सबसे ज्यादा हम लोग किस चीज को आयात करें, तो पेट्रोलियम चीजों को ही हम लोग आयात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सब उद्योग की श्रेणी में सर्वाधिक रोजगार जो है वो कौन प्रदान करता है। तो उद्योग जो है, ऐसे अगर हम लोग टोटल में देखें तो सबसे ज्यादा अगर तीनों सेक्टर्स को हम लोग काउंट करें, तो सबसे ज्यादा रोजगार जो है वो कृषि देता है। ठीक है, पर इसमें प्रॉपर वर्ड यूज किया है उद्योग क्षेत्र में। ठीक है, तो उद्योग क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार जो है वस्त्र देता है। ठीक है, वस्त्र सेक्टर यानी हैंडलूम सेक्टर जो है, वो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति के कारण। ठीक है, ये अगेन एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है इन्फ्लेशन का। ठीक है, मुद्रास्फीति यानी हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम लोग जाने, तो हम लोग महंगाई को मुद्रास्फीति कह लेते हैं। ठीक है, बट मुद्रास्फीति अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हम लोग एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में मुद्रास्फीति को महंगाई कहते हैं, पर ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग सिर्फ महंगाई कहेंगे, तो देखो ए ऑप्शन क्या लिखा है कि वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, तो हम तो यही मान के चलते कि कोई चीज का रेट बढ़ रहा है यानी कि मुद्रास्फीति आ रही, तो उस हिसाब से तो हम ए आंसर इसका ले लेंगे। ठीक है, पर बी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, मुद्रा का मूल्य गिरता है। ठीक है, तो ए और बी दोनों को मिला करके मुद्रास्फीति कहेंगे। ठीक है, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन जब भी आएगा, तब वस्तुओं का मूल्य तो बढ़ता है, पर क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमारे देश की जो करेंसी है, हमारी जो मुद्रा का मूल्य है, वो एक्चुअल में कम होता है, इसलिए वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। तो ये दोनों को मिला करके जो है इसका आंसर लिया जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में किस योजना अवधि में प्रति व्यक्ति वृद्धि दर अधिकतम रही। ठीक है, ये हम सब जानते हैं कि इंडिया में 1950 में प्लानिंग कमीशन बना है, और टिल 2012,
ठीक है, प्लानिंग कमीशन एग्जिस्टेंस में था मतलब 2015 तक, और उसके बाद नीति आयोग बना। तो पहले 5 ईयर प्लान्स बनते थे, और 5 ईयर प्लान्स के ही डेटा जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। तो उस हिसाब से पर कैपिटा इनकम पूछा। एक चैप्टर होता है इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्लानिंग नाम का, जिसमें हम लोग जितने 12 5 ईयर प्लान्स हुए हैं उनके जो प्रॉपर किस चीज पे फोकस रखा गया था वो प्लान का, वो देखते हैं। तो उसमें ही हम लोग ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम हमारे देश की किस 5 ईयर प्लान में थी, तो उसका आंसर 11th होगा। तो ये उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्तमान में भारत की योजनाओं का सर्वाधिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहाँ से जुटाए जाते हैं। ठीक है, तो भारत में बहुत सारी योजनाएं चलाती है गवर्नमेंट जो है, हर अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग योजनाएं चलाती है, जिसके लिए सरकार जो है व्यय करती है। तो वो जो व्यय कर रही है उसका जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो वर्तमान प्राप्तियों से सबसे पहले हम लोग, हमारे देश में जो भी इनकम हो रही है सरकार सबसे पहले उन्हीं को यूज करके जो है योजनाएं चलाती है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बजट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो चीनी जो है पहले जो है गवर्नमेंट, हम लोग जानते हैं कि इंडिया में टिल 1991, ठीक है, जितने भी सेक्टर्स थे, जितनी भी चीजें थी, जितने भी इंडस्ट्रीज थे, वो सब गवर्नमेंट जो है अपने अंडर रखती थी। हर चीज का रेट डिसाइड करने वाली गवर्नमेंट लास्ट अथॉरिटी होती थी। बट जब हमने देखा, हमने एलपीजी पॉलिसी लाई 1991 में, तो हमको पता चला कि गवर्नमेंट ने हर चीज को ओपन किया हुआ है, और अब जो है इसका रेट जो है वो अब गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती। तो इस चीज को हटाने के लिए रंगराजन कमेटी बनी थी। रंगराजन कमेटी ने कहा था कि जो शुगर है उसके रेट जो है मार्केट डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। तो ये कमेटी जो है रंगराजन कमेटी, इन्होंने चीनी को जो है नियंत्रण मुक्त करने के लिए कहा था। नेक्स्ट, आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप जो भी नोट्स बना रहे हैं, आप जैसे भी नोट्स बना रहे हैं, आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो आप अपनी कॉपी में उसी पैटर्न के नोट्स बनाएंगे। ठीक है, कि आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब हम आगे के साल का तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हुए हैं उसके हिसाब से ही हम अपने नोट्स को बनाए, मतलब हम उसी डेप्थ में जाकर नोट्स बनाए जिस हिसाब से पीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब जितने भी क्वेश्चन आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर के, आपको वो सब मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने वो सबको उसी पैटर्न में बनाया हुआ है। तो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो है हम लोग देखेंगे, मेरा नोट्स है। ठीक है, हम लोग प्री प्रीलिम्स के लिए बेसिकली जो नोट्स बनाते हैं उसमें हम लोग एकदम मेंस टाइप का आंसर राइटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप मेंस टाइप का लिख देंगे तो वो प्री के टाइम पे रिवाइज करने में आपको बहुत डिले हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बुक्स हैं, आप बुक्स को रिफर कर सकते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए। और आप अपने जो नोट्स बना रहे हैं उनको कम वर्ड्स में, शॉर्ट में, चार्ट से रिप्रेजेंट करें, ताकि आप उसको रिवाइज बहुत अच्छे से कर लें। मैंने हर चीज को काफी शॉर्ट में लिखा है, आप देखना आगे भी आप देखेंगे मैंने काफी छोटे छोटे चीजों में चीजों को समझाने की कोशिश की, ताकि जब मैं रिवाइज करूँ उसको तो मेरे को देखते थे समझ में आ जाए, मेरे पास एक कॉपी में उसको रीड कर लूँ, ताकि मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल जाए। नहीं तो मैं बहुत सारा नोट्स बना लूंगी, उसको मैं रीड नहीं कर पाऊंगी, तो अगेन मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि मेरा इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं हुआ है। तो आप छोटे से छोटा नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए प्रीलिम्स के लिए खासकर, ताकि आप जो है उसको एग्जाम के टाइम पे बहुत अच्छे से रिवाइज कर सके। तो जैसे पहला चैप्टर होता है, ठीक है, बुक्स में भी बेसिक इंट्रोडक्शन होता है इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस की ब्रांच है जो प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन से डील करती है। ठीक है, ये एक मेन अर्थशास्त्र की डेफिनेशन है। ठीक है, अब ये हम एकदम नॉर्मल हमारे सब सिलेबस में, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक्स है, हम नॉर्मल पढ़ेंगे। अगर वही हम लोग इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे होते तो हम लोग उसको काफी अलग तरीके से देखते। पर हमारे लिए इंडियन इकोनॉमिक्स है तो हम लोग बहुत ज्यादा डीप में नहीं देखेंगे इसको। ये एकदम बेसिक चैप्टर है कि आपको क्या है इकोनॉमिक्स के बारे में जानना चाहिए, तो हम लोग इसको देखेंगे। आज की डेट में हम लोग मॉडर्न इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये स्मिथ जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स को स्टडी ऑफ मनी कहा। ऑल्फ्रेड मार्शल जो थे उन्होंने स्टडी ऑफ मनी प्लस सोशल वेलफेयर कहा, और सैमुअलसन ने स्टडी ऑफ डेवलपमेंट कहा। तो ये सब बहुत बेसिक सी चीजें हैं जिसको हम लोग ने लिखा। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है इंटरनेशनल डेफिनेशन, यानी जो सब्जेक्ट की डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वो है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, फॉर मेंस भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो अर्थशास्त्र, ठीक है, हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि स्टडी ऑफ मनी इज रिलेटेड टू, इसको हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। बट एक्चुअल में इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स ये होता है कि
कभी भी कोई देश जो है जिसको अपना देश चलाना है, ठीक है, जो भी सरकार होती है, उनके पास रिसोर्सेज हमेशा कम होती है, ठीक है। हम अभी भी देख रहे हैं कि हमारे पास हर चीज के रिसोर्स कम है, ठीक है। हमारे पास पैसा कम है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जितना हम यूज करें, जितनी हमारी नीड है, ठीक है, उससे तो काफी कम है, क्योंकि हमारी इंसान की नीड्स जो है वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती, इसलिए रिसोर्सेज हमारे पास कम है। तो अब सरकार उन रिसोर्सेज को कैसे यूज करे ताकि सब लोगों तक मैक्सिमम उसका आउटपुट मिल सके, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हमको मिल सके, ठीक है। ये एक्चुअल में इकोनॉमिक्स की इंटरनेशनल डेफिनेशन या हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन जो बोलेंगे वो है कि हम कैसे यूज करें ताकि हम लोग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है उससे ले सके। ये एक डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिकल गुड्स और सर्विसेज क्या है, तो जो भी चीजों की कोई मौद्रिक मूल्य होता है, ठीक है, हर चीज की जिसकी मूल्य है वो इकोनॉमिकल गुड्स है, ठीक है। जैसे कि एक पेन हम खरीद रहे मार्केट में 10 रुपए की, तो वो इकोनॉमिकल गुड है। पर मम्मी घर में खाना बना रही है, वो इकोनॉमिकल गुड या सर्विस में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग उसकी अमाउंट काउंट नहीं कर सकते। जिस चीज की हम लोग वैल्यू फिक्स नहीं कर सकते वो इकोनॉमिकल गुड नहीं हो सकता, और जिसकी वैल्यू फिक्स हो सकती है वो इकोनॉमिकल गुड या सर्विसेज है, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज, ठीक है, जिससे इकोनॉमिक उसका जो वैल्यू है वो बढ़ जाए, उसको हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इंक को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग इंक को भर के पेन बना दे तो वो प्रोडक्शन है, ठीक है, क्योंकि उससे उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ गई। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें, आप बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो इकोनॉमिक्स हम लोग बुक से पढ़ेंगे तो हम लोग के लिए सब बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। आप एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल से आप जितना उसको समझ सकते हैं वो ही आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप बुक की लैंग्वेज में जाएंगे तो हर चीज को इतना डिटेल में दे देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए लोग जो है इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा डरते हैं। आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए कि प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, कि कोई भी चीज का जो है मूल्य बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उत्पादन हो रहा है, ये मान लीजिए। नेक्स्ट, ठीक है, कंजम्पशन, ठीक है, प्रोडक्शन को यूज करना ही कंजम्पशन है। कोई भी चीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, जब हम उसको यूज करें तो वो कंजम्पशन है, ठीक है। एक्टिविटी जो है वो दो टाइप की होती है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, जो मैंने बताया अभी। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी जिसमें आपको पैसा मिले, कोई भी काम जिससे जिसके बदले में आप पैसा कमा रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, वो आपके लिए इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। जैसे कि लॉयर है, टीचर है, वो काम करें तो वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी यानी अगर हमारे पेरेंट्स हमको घर में पढ़ा रहे, तो ये नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, उसके बदले में उनको कोई पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट है डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व ये बेसिकली हम लोग इकोनॉमिक्स जो है दो ब्रांचेस में बटा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ते हैं, ठीक है, एक कंज्यूमर लेवल पर जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और नेशनल लेवल पर पढ़ रहे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो डिमांड कर्व बेसिकली कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस हमको ये जानना है कि डिमांड कर्व जो है वो किस तरफ झुका होगा, तो हमेशा डाउनवर्ड टूवर्ड्स राइट होता है, ठीक है। ये बेसिक चीज आप जान लीजिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन मतलब डिमांड कर्व से इससे ज्यादा ऊपर का नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सप्लाई कर्व, ठीक है। तो सप्लाई कर्व हमेशा डाउनवर्ड्स टुवर्ड लेफ्ट रहेगा, ये हम लोग को जाना है। और मार्केट जो है, ठीक है, मार्केट कर्व जो है वो सप्लाई और डिमांड के प्रिंसिपल पे काम करता है, इसलिए क्रॉस बना हुआ है, ठीक है। सप्लाई का जो देखा, डिमांड का हमने देखा डाउनवर्ड्स टुवर्ड राइट था, सप्लाई का डाउनवर्ड टुवर्ड लेफ्ट है, और इन दोनों के बीच में ही जो है हमारा मार्केट काम करता है। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ मार्केट्स हैं, ठीक है। तो मैंने देखी कितने शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखा हुआ है, मोनोपोली का मतलब क्या होता है। अब आप बुक में देखेंगे तो मोनोपोली काफी डिटेल में दिया रहेगा, तो इतना डिटेल में नहीं जाना। मोनोपोली मतलब क्या है, जहां पर कंज्यूमर अनलिमिटेड हो, ठीक है, और सप्लायर एक हो, तो वैसे टाइप के मार्केट को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोपोली, ठीक है। ये वेलफेयर गुड, नॉट फॉर पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। कभी भी अगर सप्लाई मतलब कंज्यूमर बहुत सारे और बेचने वाला अगर एक ही हो, तो ये पब्लिक वेलफेयर कभी नहीं करेगा, ठीक है, वो प्रॉफिट कमाने की सोचेगा, तो ये हमारे पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं है। और एक एग्जांपल लिख दीजिए, जैसे तिब्बती वुलन मार्केट जो हम लोग देखते हैं, वो लोग मोनोपोली पे काम करते हैं, वो लोग कभी भी रेट कम नहीं करते। हम देखते हैं अभी ठंड के मौसम में उन लोग जो वुलन मार्केट चलाते हैं तिब्बती, उनका फिक्स रेट होता है, वो मोनोपोली है, ठीक है। उन लोग का सप्लायर एक ही माना जाता है और कंज्यूमर जो है अनलिमिटेड है, तो इसलिए उनके रेट्स जो है वो कभी कम नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट, ओलिगोपोली, ठीक है, जहां पर कंज्यूमर जो है अनलिमिटेड हो और सप्लायर जो है कुछ ग्रुप में हो, ठीक है। तो
ये ऐसा होता है कि कभी अच्छा हो सकता है, ठीक है, अगर हम लोग अच्छे तरीके से, जो सप्लायर का ग्रुप है वो अगर सब लोग के लिए काम करना चाहे, अच्छे तरीके से काम करे, तो हम लोग उसको ट्रीटी कहेंगे, जैसे जिसको हम लोग लीगल कहेंगे, ठीक है। और जब इलीगली तरीके से वो लोग सामान को बेचें तो उसको कार्टेल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है ओपेक, ओपेक यानी ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज, ठीक है। ये जो है लीगल है, ठीक है। इन लोग डिसाइड करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो पेट्रोल को किस रेट पे बेचेंगे। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जहां पर कंज्यूमर भी अनलिमिटेड होते हैं और सप्लायर भी अनलिमिटेड होते हैं, तो ये जो है प्रॉपर मार्केट पे काम करता है, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगा। तो इंडिया को बिफोर 1991 जो है मोनोपोली माना जाता था, क्योंकि हर चीज के रेट पे जो है गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन होता था। बट आफ्टर 1991 जब हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की, तो हम लोग जो है परफेक्ट कंपटीशन में आ चुके हैं। अब कोई भी रेट्स जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, मार्केट के बेसिस पे डिसाइड होता है। नेक्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद मैंने एकदम नॉर्मल से लिखा हुआ है रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है, क्योंकि हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की, हमने काफी सारे सेक्टर्स जो पहले सिर्फ गवर्नमेंट देखा करती थी उसको ओपन किया। तो जब हम मार्केट के लिए ओपन करते तो गवर्नमेंट सब कुछ नहीं छोड़ देती अपने हाथ से, ठीक है, कुछ एक रेगुलेटिंग बॉडी बना करके रखती है जो बाकी सब चीजों को रेगुलेट करके रखे। तो सेबी बना 1992 में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिर्फ इसका डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सिर्फ ईयर लिखा है, 1992 में बना है, और उसके प्रेसिडेंट का नाम लिखा हुआ है। जब भी अपडेट होगा आप उसको नोट्स में अपडेट कर लीजिए। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 में बना है। उसके प्रेसिडेंट का नाम, जैसे पहले राम सेवक शर्मा थे, फिर चेंज हो गए, तो वहीं पर उसको काट करके आप लिख सकते हैं। ईडा जो है 1999 में बना है, प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र खूटिया। वैसे ही छत्तीसगढ़ में रियल स्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट विवेक ढांड है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। उसके अलावा सीसीआई जो है, ठीक है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये 2003 में बना, ठीक है। एमआरटीपी ने इसको रिप्लेस किया। ये एक बेसिकली कमीशन है, ठीक है, आयोग है, जो देश में परफेक्ट कंपटीशन जो हमने अडॉप्ट किया 1991 के बाद उसको रेगुलेट करने के लिए लाया गया है। तो ये 2003 में बना, तो इसके प्रेसिडेंट का नाम भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एकदम शॉर्ट फॉर्म में आप इसको लिखिए, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट का नाम लिखिए और उसको याद कर लीजिए। ट्री के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब देखिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, मैंने बहुत ही नॉर्मली उसको लिखा हुआ है, ठीक है, आप भी उसको समझ सकते हैं, उसके लिए ऐसे प्रॉपर लिखने की जरूरत नहीं है कि क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब क्या, ओपन इकोनॉमी मतलब क्या, ठीक है। सिर्फ बेसिस लिखा है मैंने, ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल के बेस मतलब इकोनॉमी ऑन द बेस ऑफ ग्लोबल मार्केट। क्लोज्ड होगी इकोनॉमी या तो ओपन होगी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब जो अपना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बंद करके रखे, और ओपन मतलब जो अपना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट खोल करके रखे वर्ल्ड मार्केट के लिए। तो इंडिया देखो ओपन में आता है, तो मैंने ओपन के सामने इंडिया को लिख दिया है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट कितने टाइप्स की इकोनॉमी हो सकती है, तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी। तो इंडिया जो है डेवलपिंग के स्टेज पे, तो मैंने डेवलपिंग लिख दिया है। नेक्स्ट, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ठीक है, तो हर साल 1 जुलाई को जो है वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्ट जारी करता है, जिसको कहते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। और वो हर देश की जो है पर कैपिटा इनकम जो है निकालता है, ठीक है, जो भी डेटा हम लोग बताते हैं उनको वो उस हिसाब से निकालता है, और इस हिसाब से कैटेगराइज करता है कंट्रीज को लो, मिडिल और हाई लेवल में, ठीक है। तो लो मतलब जिनका एक फिक्स अमाउंट होता है, ये डेटा मेरा पुराना है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप न्यू वाला देखेंगे शायद $1035। तो लो इनकम इकोनॉमी यानी जिनकी पर कैपिटा इनकम $1035 से कम है, वो लो इनकम नेशन। लो मिडिल, ठीक है, अपर मिडिल और हाई मिडिल, हाई, ठीक है, हाई इनकम नेशन। तो जो भी कंट्रीज इनके बीच में आएंगी वो मतलब लो इनकम कंट्रीज होंगे, मिडिल इनकम कंट्रीज होगी, हाई इनकम कंट्रीज होगी। तो उस हिसाब से इंडिया जो है वो लोअर मिडिल इनकम नेशन में आता है, तो उसके सामने आप इंडिया लिख लीजिए, जो भी इंडिया का डेटा है उसके सामने आप इंडिया लिख लीजिए। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है, तो देखा सबसे पहले कैपिटलिस्टिक हो सकती है इकोनॉमी, ठीक है। तो उसमें कैपिटलिस्टिक मतलब हमको पता होता है, एकदम बेसिक सी चीज है कि जहां पर मार्केट पे प्राइवेट अथॉरिटी का कंट्रोल हो, मतलब मार्केट का कंट्रोल हो, तो हम लोग उसको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का कहाँ से आया, तो एडम स्मिथ ने दिया था ये, ठीक है, उनकी बुक का नाम क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन है, और 1776 में उन्होंने ये बुक बनाई। तो ये प्रॉफिट पे काम करता है, और ये डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे जो है रेट्स डिसाइड करता है। और उसके एग्जांपल कौन कौन से देश हैं, तो यूएसए, फ्रांस, यूके। इतना सिंपल लैंग्वेज में आपको अपना नोट्स बनाना है कि आप पढ़ते सी पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाए, वरना ये काफी डिटेल में लिखा जा सकता है। अगर मेंस में हमको पूछा जाए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। पर प्री के पर्सपेक्ट में सिर्फ एक नॉर्मल से लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में हम लोग जितना बना सके उतना ही हमारे लिए यूजफुल होगा।
नेक्स्ट है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, तो ये बेस्ड ऑन द बुक डास कैपिटल है 1867 में, कार्ल मार्क्स ने इसको दिया है। और कौन सा देश है, तो यूएसएसआर। अभी यूएसएसआर सोशलिस्टिक नहीं है, पर पहले यूएसएसआर सोशलिस्टिक था। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी ये बुक है जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में, जेएम कीन्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और इंडिया जो है इसी का एग्जांपल है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी जहां पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में मिलकर के काम करे वो मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये चीज है। फिर हम लोग देखेंगे सिंपल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, हम लोग जैसे ही बुक्स भी इसी आधार पर दिया हुआ है, मैंने ये नोट्स जो है वो बुक्स को ही रिफर करके बनाया है, तो बुक्स भी देखेंगे तो ऐसे दिया, पर आपको ऐसा लिखना है नोट्स जो बुक से इजी हो, कि आप देख के उसको समझ जाए कि इसके अंदर क्या है। तो प्राइमरी मतलब जो डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन नेचर होता है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड कोरिंग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। 49% एम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया में प्राइमरी सेक्टर से जनरेट होता है। नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्टर जो प्राइमरी पे डिपेंडेंट हो रॉ मटेरियल के लिए, जिसमें कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई आता है, जो 24% एम्प्लॉयमेंट देता है। नेक्स्ट टर्शरी सेक्टर जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सर्विस दे, ठीक है, वो टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर आता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, टूरिज्म, ये सब चीजें आती है, जो 27% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। नेक्स्ट, उसके बाद हमने जब सेक्टर्स पढ़ लिया, अब हम एक एक सेक्टर को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर आता है, ठीक है, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य की सरकारों को है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, अब हम लोग एग्रीकल्चर करें तो हमको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लैंड की जरूरत पड़ेगी, हमको इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी, हमको फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी, और क्रेडिट यानी हमको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये चारों चीजें, मतलब आपको एग्रीकल्चर करना है तो आपके पास ये चारों चीजें होनी चाहिए, इसके बिना आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इसको फैक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कहते हैं। अब हम लोग इसको देखेंगे एक एक करके कि इसको डिटेल कैसे किया है। तो सबसे नेक्स्ट, जो सबसे पहला पॉइंट है लैंड। ठीक है, लैंड यानी एग्रीकल्चर होल्डिंग। ठीक है, इसको कृषि जोत कहते हैं हम हिंदी में, कि इंडिया में लोगों के पास कितनी जमीनें हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लासिफाई किया हुआ है मार्जिनल, स्मॉल, मीडियम और बिग में। ठीक है, तो आप बिल्कुल सिंपल से लिखिए, मार्जिनल यानी 1 हेक्टेयर से कम लैंड यानी मार्जिनल, स्मॉल यानी 1 से 2 हेक्टेयर, मीडियम यानी 2 से 10 हेक्टेयर, और बिग यानी 10 हेक्टेयर प्लस। तो इसके बाजू में परसेंट लिखा हुआ है। ठीक है, 67% एग्रीकल्चर होल्डिंग जो है मार्जिनल है, यानी 1 हेक्टेयर से कम क्षमता की है। ठीक है, उसके बाद 1 से 2 हेक्टेयर 18%, 2 से 10 हेक्टेयर 14%, और 10+ हेक्टेयर 0.7% लोगों के पास ही है। तो ये डेटा जो है आप तुरंत वहीं पर अपडेट कर लीजिए। एवरेज कितनी है, तो 1.15 हेक्टेयर पर पर्सन लैंड अवेलेबिलिटी के आधार पर हम लोग जो निकालते हैं डेटा, वो है। मैक्सिमम ये राजस्थान में और मिनिमम जो है ये केरला में। उसके अलावा हम देखेंगे इरिगेशन, तो इरिगेशन में भी वैसा ही क्लासिफिकेशन है, यानी स्मॉल जो प्रोजेक्ट होते हैं जो 2000 हेक्टेयर से कम लैंड को इरिगेट करें, वो स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं। मीडियम इरिगेशन यानी जो 2000 से 10,000 के लैंड को हेक्टेयर करें, और बिग यानी जो 10,000 प्लस हेक्टेयर को इरिगेट करें। तो ये छत्तीसगढ़ का डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये चेंज होता रहता है इकोनॉमिक सर्वे में, तो आप इसको उस हिसाब से देखेंगे। ये मेरे को लगता है ये पुराना है डेटा, तो अभी जो भी चेंज होगा आप उसको अपडेट कर लेंगे। ठीक है, इंडिया में इरिगेशन का परसेंट कितना है, तो 48.6%, और छत्तीसगढ़ में कितना है, 36। अब हम लोग छत्तीसगढ़ और इंडिया के डेटा को कंपैरिजन में लिख सकते हैं कि इंडिया में मैक्सिमम इरिगेशन कहाँ से होता है, तो ट्यूबवेल से होता है। वहीं पर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा इरिगेशन कैनाल से होता है। ठीक है, एरिया वाइज इंडिया का सबसे ज्यादा इरिगेटेड स्टेट कौन सा है, तो यूपी है। परसेंट वाइज पंजाब है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में एरिया प्लस परसेंट दोनों के हिसाब से जांजगीर चांपा है, और लेस में दंतेवाड़ा और नारायणपुर है। तो क्रॉप में भी देखिए कि क्रॉप में सबसे ज्यादा इरिगेशन की जरूरत शुगर केन को है। फूड में सबसे ज्यादा इरिगेशन हम व्हीट का करते हैं, और छत्तीसगढ़ में राइस का। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक चीजें हैं जो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है फर्टिलाइजर्स है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर में हमारे लिए बस इतना जानना जरूरी है, एनपीके। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश। तो इसका रेशो क्या होता है, तो 4:2:1। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट यानी जब हम लोन लेते हैं तो इसका भी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन यानी जो 15 महीनों से कम के लिए हम लेते हैं उनको शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। मीडियम टर्म यानी 15 महीनों से 5 साल तक, और लॉन्ग यानी 5 साल से ज्यादा। ठीक है, अब उसके बाद देखो मैंने जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है उन्हीं को मैंने सबसे ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम लोन्स कौन देते हैं, तो कमर्शियल बैंक। ठीक है, बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं बैंक्स के, सबसे ज्यादा लोन जो है वो कमर्शियल बैंक देते हैं।
टॉप मोस्ट बैंक फॉर एग्रीकल्चर लोन कौन सा है? नाबार्ड है, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। 1982 में बना है, 6 5 ईयर प्लान में बना है। ये सभी क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर आपको मिलेंगे ये सब क्वेश्चन, चाहे पीएससी के हो चाहे कोई भी एग्जाम्स के हो, ये सब क्वेश्चन आपको दिखेंगे। और नाबार्ड बनाने के लिए सिफारिश किसने की थी? तो शिवरामन कमेटी ने। अब प्रेसिडेंट जो है आप देखें कि वो बदल गए, तो मैंने चेंज कर दिया। जीआर चिंताला 2020 में बने थे, तो उनका नाम वहां पर लिखा हुआ है। वहीं पर मैंने किसान क्रेडिट कार्ड, क्योंकि वो रिलेटेड टू क्रेडिट है, रिलेटेड टू क्रेडिट है, तो किसान क्रेडिट कार्ड मैंने वहीं पर लिख दिया कि ये योजना 1998 से चालू हुई है। उसके बाद देखिए क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है यूज के बेस पे, ठीक है। उसमें राइस, व्हीट, माइलेट्स, पल्सेस लिखा हुआ है। इनका प्रोडक्शन आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये पुराना डेटा है मेरे पास, आप इसको अपडेट करके लिख सकते हैं। ये जो ईयरली वाइज प्रतियोगिता दर्पण की जो बुक आती है उसमें दिया हुआ होता है, तो आप उसमें से इसको अपडेट कर सकते हैं। और इसमें से जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे कि राइस में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला स्टेट वेस्ट बंगाल है, व्हीट में यूपी है, माइलेट्स में महाराष्ट्र है, पल्सेस में एमपी है। ये पुराना डेटा, आप एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। उस हिसाब से टोटल प्रोडक्शन जो है वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। मतलब आप जितना डेटा जो है आप तुरंत वहीं पर लिख लीजिए, ताकि आपको पढ़ते समय आसानी हो जाए, कलेक्ट करके रखिए। नेक्स्ट, सीजन बेस्ड जो है, ठीक है, खरीफ, रबी और जायद होता है। तो सिर्फ मैंने लिखा है कि खरीफ मतलब क्या, रबी मतलब क्या, जायद मतलब क्या, और उसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि कौन सी फसल रबी है, कौन सी खरीफ है, कौन सी जायद है, ठीक है। एग्रीकल्चर ईयर 1 जुलाई को चालू होता है, 30 जून तक चलता है, ठीक है। फिर राइस का प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में व्हीट का प्रोडक्शन क्या है पर पर्सन, ये सब डेटा जो है आप अपने हिसाब से उसमें अपडेट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, सरकार ने जो है फूड ग्रेन्स को बढ़ाने के लिए क्या किया है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ने के लिए, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि हम जब आजाद हुए थे तो इंडिया के पास अपने देश को खिलाने के लिए भी जो था फूड ग्रेन्स नहीं था, ठीक है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और हम लोग इतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। तो हमने सबसे पहले 1966 में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, तब हम सेल्फ सफिशिएंट नेशन बने। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन 1966 में आया। व्हीट जो थी सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली क्रॉप थी, ठीक है। उसके बाद पीएम कौन थे उस टाइम पे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे, और साइंटिस्ट कौन थे। ये एकदम बेसिक जो है, डायरेक्ट डायरेक्ट मैंने लिखा है, कहीं पर भी मैंने किसी चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं किया, आप देख लीजिए, ठीक है। कोई भी चीज को एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ फैक्ट, ठीक है। इंटरनेशनल साइंटिस्ट कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग, उनको नोबेल मिला था, ये लिखा हुआ है। वर्ड किसने दिया था, विलियम गॉड ने, ये एकदम बेसिक लिखा हुआ है। उसके बाद एक बार जब हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है चला, फिर उसका सेकेंड फेज भी आया, ठीक है। ये नेक्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये योजना बन चुकी है, अभी एक्ट बन चुका है, बेसिकली योजना नहीं, ठीक है। पहले हमने इसको मिशन मोड पे चलाया था, ठीक है, 11th 5 ईयर प्लान के टाइम पे। तो हमारा टारगेट था, ठीक है, हम लोग फूड सिक्योरिटी देना चाह रहे थे लोगों को, ठीक है, ताकि हर किसी को हम लोग खाना दे सके। तो अगर हमको हर किसी को खाना देना, तो ऑब्वियसली हमको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जब आया, तब हमने अपना जो है फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो टारगेट रखे थे, ठीक है, देखो उसमें 20 मिलियन टन है, राइस का 10, व्हीट का 8, पल्सेस का 2, ये सब क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इसलिए नोट्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर 2012 से 17 तक हमने इसका टारगेट और बढ़ाया, ठीक है। तो ये, ठीक है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, सरकार जो है बेसिकली साल में 2 बार जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करती है, बिफोर खरीफ एंड रबी, ताकि किसानों को जो है उनकी मतलब उनको प्रोत्साहन मिले, ताकि उनका जो फसल है वो बर्बाद मत हो, कोई ना कोई इसको खरीद ले प्रॉपर रेट पे, जिसके लिए अभी हम देख रहे हैं इतना कानून भी आया था, ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन बताता है? तो सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड प्राइजेस, ठीक है, ये सिफारिश करता है सरकार को, और सरकार उस हिसाब से मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो डिक्लेयर करती है। तो 24 क्रॉप्स हैं जिसके ऊपर एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। साल में 2 बार किया जाता है, एक बार खरीफ के पहले और एक बार रबी के पहले। तो ये मैंने एकदम सिंपल से लिखा हुआ है, आप देखिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट राइस है, ठीक है। तो राइस का जो हम लोग क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है राइस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करता है, इसलिए हमको राइस का एमएसपी जानना हमेशा बहुत जरूरी होता है। तो देखिए 16, 17, 17, 18, 18, 19 का लिखा हुआ है, ये पुराना डेटा है, अभी बदल गया है, ठीक है। 1940 और 1960 हो चुका है अभी वर्तमान में 21-22 के लिए, उसके पहले 1868 और 1888 जो था वो था। तो ये डेटा हम लोग इसको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। ये काफी हमेशा आता रहता है, आप इसको नेट पे भी सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद बोनस जो है सरकार जो है, ये एक पुराना डेटा है, ठीक है, बोनस दे रही थी सरकार, अभी तो काफी बोनस बढ़ चुका है। तो हम लोग को जो भी चीजें इनसे रिलेटेड करंट की तुरंत वही कॉपी में नोट कर लेना है। नेक्स्ट, ठीक है, कमर्शियल क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स मतलब जो प्रॉफिट के लिए उगाए जाते हैं, ठीक है, जो बेसिकली कमर्शियल पर्पस के लिए उगाए जाते हैं उनको हम लोग कमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं। देखो उसमें सबसे पहला नंबर आता है ऑयल सीड्स का, ठीक है। तो ऑयल सीड्स में कितने टाइप की ऑयल सीड्स होती है, तो 7 या 8 टाइप की ऑयल सीड्स होती हैं। नेक्स्ट, तो उसमें देखिए सरसों, ठीक है, सरसों में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला स्टेट जो है राजस्थान है, ठीक है, सोयाबीन में एमपी है। नेक्स्ट, ठीक है, ऐसे आप सिर्फ उसमें उसके प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को उसके सामने लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, शुगर केन, ठीक है, शुगर केन में वर्ल्ड में, ठीक है, सबसे पहले नंबर पे ब्राजील आता है, इंडिया जो है सेकंड पे है। फिर बाजू में देखिए मैंने इंडिया में कैसे लिखा है, इंडिया में यूपी जो है शुगर केन के लिए फर्स्ट है, महाराष्ट्र जो है शुगर प्लस शुगर मिल्स में सबसे टॉप नंबर पे आता है, ठीक है, और कंजम्पशन में इंडिया फर्स्ट। सिर्फ इतना ही लिखा है मैंने शुगर केन के बारे में। नेक्स्ट, ठीक है, एमएसपी, ठीक है, एमएसपी शुगर केन की जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमएसपी जो है वो थोड़ी अलग होती है शुगर केन की, उसको हम लोग एमएसपी ना कहते हुए हम उसको एफआरपी बोलते हैं, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, जो अलग से डिक्लेयर करती है, ठीक है, गवर्नमेंट। तो ये चेंज हो गया इसका डेटा भी, शायद 285 या 295 इसका डेटा है, तो इसको भी देख लेना। शुगर केन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है, शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च सेंटर कोयम्बटूर, और शुगर केन शुगर रिसर्च सेंटर कानपुर में, और इसका टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ये हमारे लिए एकदम बेसिक चीज है जानने के लिए। फिर नार्कोटिक्स है, ठीक है, तो टोबैको सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूस होता है, और रिसर्च सेंटर इसका राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है, तो हम लोग इसको इस हिसाब से देखेंगे। फिर फाइबर, ठीक है ना, फाइबरस में कॉटन आता है, सिल्क आता है और जूट आता है, ठीक है, तो देखो कॉटन में इंडिया फोर्थ नंबर पे है, सिल्क में इंडिया सेकंड नंबर पे, और जूट में इंडिया फर्स्ट है। तो ये कॉटन और सिल्क में दोनों में चाइना फर्स्ट है, ठीक है। फिर देखो कॉटन रिसर्च सेंटर, कॉटन टेक्निकल रिसर्च सेंटर, सिल्क रिसर्च सेंटर, जूट रिसर्च सेंटर, ये सब बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स में भी पूछ सकता है, एज वेल एज ज्योग्राफी का भी ये पार्ट है, तो दोनों के हिसाब से आप पढ़ लीजिए। फिर देखिए हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी फसलें होती है, ठीक है। नेक्स्ट, जिसमें हम लोग देखते हैं टी सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, असम में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है टी का, और उसका रिसर्च सेंटर जोरहट में है। फिर कॉफी जो है उसका प्रोडक्शन कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है, रिसर्च सेंटर चिकमंगलुरु में है। नेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में मतलब इंडिया में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ठीक है, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन लाया था, जो मई 2005 का है, ठीक है। तो वो छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है, तो छत्तीसगढ़ में उसका जो रैंक मतलब उसका जो सबसे ज्यादा फोकस पॉइंट्स हैं उसको हम लोग ने लिखा हुआ है, जैसे वेजिटेबल पे सबसे ज्यादा फोकस किया हुआ है हॉर्टिकल्चर में, उसके बाद फ्रूट, उसके बाद मसाला, उसके बाद मेडिसिनल प्लांट, उसके बाद फ्रेग्रेंस क्रॉप, ये 2017 में पूछा गया था इसको जमाने के लिए, तो ये इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है इंडिया में, ठीक है, किस चीज का होता है, तो देखो खाद्यान्न फसलों में सबसे ज्यादा राइस हो रहा है, दाल में सबसे ज्यादा चना हो रहा है, ठीक है, और तिलहन फसलों में सबसे ज्यादा सोयाबीन हो रहा है। तो देखो मैंने राइस, चना और सोयाबीन लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ूंगी तो तुमको समझ में आ जाएगा कि अगर फूड ग्रेन्स पूछ रहा है तो राइस, ठीक है, दाल पूछ रहा है तो चना, और तिलहन पूछ रहा है तो सोयाबीन, ठीक है। उसके बाद जस्ट मैंने लिखा है छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में भी सेम है, ठीक है। उसके बाजू में जो मैंने एक आप देख रहे हैं एरो मतलब जो बना हुआ है, ठीक है, ग्राफ, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उतार चढ़ाव हो रहा है प्रोडक्शन में, क्योंकि क्वेश्चन 2017 में ये भी पूछा गया था। तो उसके बाजू में मैंने बहुत सिंपल से बना दिया है, ठीक है, उससे समझ में आ रहा है कि ये जो प्रोडक्शन है ये हमेशा उतार चढ़ाव दिखा रहा है, ठीक है, कभी भी एक जैसा नहीं है। मिल्क, ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ हमारे यहाँ पे 1970 में, ठीक है, एनडीडीबी के थ्रू ये जो है व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ। तो एनडीडीबी कहाँ है, तो आनंद में है, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोऑपरेटिव प्रोग्राम, सहकारिता कार्यक्रम जो है दुनिया का सबसे बड़ा एनडीडीबी, ठीक है, ये एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, मिल्क रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो करनाल में है। सबसे ज्यादा मिल्क कहाँ पर होता है, यूपी में, पर पर्सन कहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन होता है, तो पंजाब में, ठीक है। मिल्क रिवॉल्यूशन के सबसे बड़ा नाम वर्गीस कुरियन का है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में प्रोडक्शन कितना है, तो ये डेटा भी मिलता है आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा, या फिर प्रतियोगिता दर्पण में मिल जाएगा, पर पर्सन कितना है, ठीक है, ये सब चीजें। उसके बाद मार्केटिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, मार्केटिंग कैसे होती है, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखिए ट्राइफेड, ठीक है, ये संस्था बनाई थी 1987-88 में, ठीक है, जो ट्राइबल लोग जो हैं जो बेसिकली लघु वनोपज का संग्रहण करते हैं,
तो पहले ऐसा होता था कि वो लोग डायरेक्ट बेच देते थे मार्केट में आके, तो उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता था। इसलिए उनके लिए एक संस्था बनाई गई ताकि अपना लघु वनोपज जो है वो खरीद करके, मतलब कलेक्ट करके लाए, और ये इसके माध्यम से बेचे ताकि उनको प्रॉपर रेट्स जो है वो मिले। उसके बाद नाफेड बना, ठीक है। अब देखो स्टोरेज, ठीक है, हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को देखते हैं हमेशा। अभी जैसे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हो रही है, तो स्टोरेज के लिए क्या है, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का निगम है, 1957 में बना हुआ है, ठीक है। हर जिले में देखिए फूड कॉर्पोरेशन होता है, जहाँ पर सब सामान जो है एग्रीकल्चर का जितना भी प्रोडक्शन है वो सब रखा जाता है, ठीक है। पीडीएस सिस्टम 1993 में आया, टारगेटेड पीडीएस 1997 में आया, ठीक है। छत्तीसगढ़ का फूड सिक्योरिटी एक्ट 2012 का है, और इंडिया का फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का है। तो देखिए छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी एक्ट के बाजू में मैंने फर्स्ट स्टेट लिखा, इसका मतलब इंडिया में सबसे पहले फूड सिक्योरिटी लागू करने वाला स्टेट कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट, ठीक है। अब ये जितना भी मैंने बताया, ठीक है, उसको मैंने एक साथ कंपाइल कर लिया है, ठीक है। जैसे कि रिसर्च सेंटर देखो, मैंने जितने भी रिसर्च सेंटर इसके पहले देखे, ठीक है, राइस पढ़ते समय देखा, पल्सेस का, वेजिटेबल्स का, उसको सबको मैंने एक साथ कंपाइल करके रख लिया ताकि मैं उसको पढ़ लूं। जैसे इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर मनीला में है, ठीक है। राइस का इंडिया में रिसर्च सेंटर कटक में है, पल्सेस का कानपुर में है, वेजिटेबल का बनारस में है। नेक्स्ट, ठीक है। ये सब जो है ना रिसर्च सेंटर, जैसे शुगर केन हो गया, ये कॉटन, ये सब मैंने पहले भी लिखा हुआ है, ठीक है। वो इंडिविजुअल लिखा था, यहाँ पर मैंने सबको एक साथ कर लिया है ताकि मैं उसको फिर से रिवाइज कर लूं। नेक्स्ट, ठीक है। देखो टी, कॉफी, रबर, ठीक है, इंडियन फूड, फिश, फ्रेश वाटर, ठीक है। फिर काजरी, सेंट्रल एरिड जोन फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये जोधपुर में है। सेंट्रल माइनिंग धनबाद में है। पेट्रोलियम जो है देहरादून में है। नेक्स्ट, ये सबको मैंने एक साथ लास्ट पेज में कंपाइल कर लिया है, ठीक है। फिर मैंने प्रोडक्शन वाइज भी सब स्टेट्स का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। देखो राइस का वेस्ट बंगाल, ठीक है, पल्सेस में, ऑयल सीड्स में, जैसे भी मैंने पहले लिखा हुआ है वही सबको मैंने एक साथ कंपाइल करके यहाँ पे लास्ट में लिख लिया ताकि मैं उसको रिवाइज कर लूँ। नेक्स्ट, ठीक है। ये जो चेंज हुआ है उसको मैंने चेंज कर लिया है, ये डेटा जो है वो बदलते जाते हैं, तो मैंने अभी न्यू डेटा जो है वो अपडेट करके लिखा हुआ है, ठीक है। आप भी इसको देख सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण में दिया हुआ होता है। नेक्स्ट, ठीक है। ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, ठीक है। तो इंडिया में देखिए जीडीपी, ठीक है, 16.4% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की, और ग्रोथ रेट 2.1%। ये पुराना डेटा है, देखो 2017-18 का। तो जब जब भी चैप्टर खत्म हो रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर चैप्टर ये खत्म हो गया, इसके लास्ट में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का डेटा तुरंत लिख सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में देखिए मैंने जीएसडीपी लिखा है, 17.15% शेयर है, ठीक है, और ग्रोथ रेट 2.89% है। वहीं पर मैंने लिख दिया है कि मैक्सिमम ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का छत्तीसगढ़ में 16-17 में हुआ था, और मिनिमम 15-16 में हुआ था, ठीक है। 5 ईयर प्लान में सबसे ज्यादा मतलब ग्रोथ 8 5 ईयर प्लान में हुआ था, ये भी मैंने वहीं पर लिख दिया है, ठीक है। तो आप भी ये हर चैप्टर के बाद जो है इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड डेटा को जो है वहां पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। ये रिवॉल्यूशन जो है रिलेटेड टू अलग अलग क्रॉप्स जो है हुए हैं समय समय पर, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रीन, येलो, ब्लू, पिंक, ये जितने भी रिवॉल्यूशन हैं ये आप देख सकते हैं। इसको आप एक साथ लिख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, उसमें से जो याद नहीं होते उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। ये लास्ट जो पेज है उसमें मैंने जितनी भी स्कीम से रिलेटेड टू एग्रीकल्चर वो लिखी हुई है, ठीक है, एक साथ मर्ज करके। देखिए जैसे 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड आया था, 2004 में किसान चैनल आया, 2005 में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, 2007 में एनएफएसएम है, ठीक है। फिर 2015 में देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है, किसान चैनल, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, ये सबको मैंने एक साथ मर्ज करके लिखा हुआ है, सिर्फ ईयर्स, ठीक है, जो क्योंकि हमारे लिए सिर्फ ईयर्स इंपॉर्टेंट है अब, क्योंकि ये बहुत पुरानी योजना है तो योजना के बारे में तो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग के लिए सिर्फ ये ईयर्स इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसको लास्ट में एक साथ कंपाइल करके लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ठीक है, ये 2017 था। फिर अगर हम लोग सेकेंडरी सेक्टर्स की बात करें, तो सेकेंडरी सेक्टर में हम देखेंगे कि ना जितने भी मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर जो हैं, ठीक है, जैसे कोल हो गया, कॉटन हो गया, वो कब स्टार्ट हुआ, उसका सबसे पहला प्रोडक्शन कहाँ और कब चालू हुआ, मैंने पूरे ईयर्स लिखे हुए हैं, और साथ में कहाँ पर पहली बार उसका प्रोडक्शन चालू है वो लिखा हुआ है। इससे भी 2-3 साल क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैंने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लिखी हुई है, ठीक है।
तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखिए, सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 6 अप्रैल 1948 को आई, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। इसमें इंडस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। नेक्स्ट, तो इंडस्ट्री मैंने सिर्फ नॉर्मली बस लिखा हुआ है कि इंडस्ट्री को कैसे पार्ट में डिवाइड किया हुआ, उससे ज्यादा मैंने उसमें नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट, सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जितनी भी पॉलिसीज आई हुई है उसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर बेसिक क्या चीजें थी, ठीक है। पूरा डिटेल में लिखूंगी तो पॉलिसी तो बहुत बड़ी है, पर हमारे लिए क्या काम का है, सिर्फ इतना सा फैक्ट, ठीक है। जैसे सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंस्पेक्टर राज कहा गया था, ठीक है, इकोनॉमिकल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इंडस्ट्री को 3 पार्ट में तोड़ा गया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, ठीक है। तो ये ऐसा सिंपल लैंग्वेज में मैंने उसको लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ठीक है, ये सब 1991 की जो पॉलिसी थी, लिबरलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो उसको मैंने काफी डिटेल में लिखा हुआ है कि लिबरलाइजेशन जब हुआ तो अब हमने कितनी फैक्टर्स हैं जिनमें अभी रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे जो अभी लिबरल नहीं हुई है, यानी जिनके लिए हमको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, तो आज के डेट में सिर्फ 4 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, तो मैंने वो लिखा हुआ है, ठीक है। उसी आधार पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है रैंक वर्ल्ड बैंक जारी करती है, तो वो लिखा हुआ है, तो इंडिया का डेटा वहीं पर लिखा हुआ है। इंडिया में कौन सा स्टेट फर्स्ट है, छत्तीसगढ़ का क्या रैंक है, उसको वहीं पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये सब चीजें भी जो हमारी पॉलिसी की है वो एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। उसके बाद एमएसएमई सेक्टर, ठीक है, एमएसएमई सेक्टर अभी इसकी जो है डेफिनेशन बदल गई है, तो ये करंट के पर्सपेक्ट पे भी इम्पोर्टेंट है, और एज इंडस्ट्री सेक्टर तो इम्पोर्टेंट है ही। तो ये पुराना डेटा ऊपर लिखा हुआ है, नया जो है वो बदल चुका है, तो ये हमको करंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है देखना है इकोनॉमिक्स को, कि करंट में बदलाव हो रहे हैं तो आपको तुरंत कॉपी में वहीं पर अपडेट कर देना है। ये मैंने उसमें लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर अभी देखो चेंज हो गया, माइक्रो का 1 to 5 करोड़ हो गया, 10 to 50 करोड़ और 52 to 50 करोड़। तो ये एकदम नया डेटा है जो अभी पिछले साल गवर्नमेंट ने चेंज किया था। नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद मुद्रा योजना जो है सरकार ने जारी की थी, रिलेटेड टू एमएसएमई सेक्टर ही है वो, मान के चलिए, तो वहां पर लिख दिया कि मुद्रा योजना कब जारी हुई है, ठीक है, और उसमें कितने क्लासिफिकेशन है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर देखिए कोर इंडस्ट्री जो क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, 8 कोर इंडस्ट्री है, तो इसी का क्वेश्चन आया था केमिकल्स, ठीक है, देखो केमिकल्स इसमें नहीं है, तो ये लिखा हुआ है, तो ये कोर इंडस्ट्री है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट, हम लोग कोर इंडस्ट्री को डिटेल में देखेंगे, ठीक है, एक एक इंडस्ट्री को। तो उसमें हम लोग सबसे पहले, नेक्स्ट, ठीक है, पेट्रोलियम देखिए, ठीक है, पेट्रोलियम कब बना पहली बार, ठीक है, रिसर्च कौन सी कंपनी करती है, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, मार्केटिंग कौन सी कंपनी कर रही है। नेक्स्ट, ठीक है, तो रिफाइनरीज जो इंडिया में है वो कितनी है, ठीक है, गवर्नमेंट की कितनी है, प्राइवेट की कितनी है, ज्वाइंट वेंचर कितना है, ठीक है। सबसे ज्यादा रिफाइनरी किस कंपनी की है, तो आईओसीएल की है, ठीक है। सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है, जामनगर गुजरात में, 33 मिलियन टन। तो ये सब एकदम छोटे छोटे डेटाज हैं जो एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो महारत्न में कंपनीज है वो ऑयल सेक्टर से हैं, नवरत्न में भी ऑयल सेक्टर से रिलेटेड सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली कंपनी आईओसीएल थी 2016-17 में। देखो मैक्सिमम लॉस मैंने बीएसएनएल लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन देखा हमने 2017 में पूछा हुआ था, तो हम लोग को ऐसे कॉपी को बनाना है, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें कवर हो जाए, ठीक है। किरिट पारक कमिटी ने जो है वो पेट्रोलियम को एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू से दूर रखने के लिए कहा था, ठीक है। तो ये कमिटी का नाम लिखा हुआ है क्योंकि हमको एक बार देखा था शुगर का पूछा हुआ था, तो पेट्रोलियम का भी लिख लिया, हो सकता है आने वाले टाइम में पेट्रोलियम को पूछ ले, ठीक है। फिर ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोल से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये सब जो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल चीजें आप उसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, जैसे कोल, कोल का प्रोडक्शन कहाँ पर हुआ, कोल कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे अच्छा कोल कौन सा होता है, ठीक है। इंडिया में कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा कोल का प्रोडक्शन कर रहा है, तो छत्तीसगढ़ है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, सीआईएल जो है वो महारत्न कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड। फिर आयरन देखो, तो आयरन में हमारे बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है। पहले जो थे अलग अलग प्राइवेटली स्टैब्लिश थे, फिर हमने सेल बनाया 1974 में और सबको सेल के अंडर में लाया।
तो देखो पहले सबके ईयर्स लिखे हुए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्ट में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है स्टील का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो हमको उस हिसाब से इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने पूरे सेकंड 5 ईयर प्लान में कौन से बने, तो देखिए भिलाई सेकंड 5 ईयर प्लान का बना हुआ है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है किसके सहयोग से बना है, तो रशिया के, दुर्गापुर ब्रिटेन के, राउरकेला जर्मनी के, तो ये मैंने वहीं पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान में बोकारो बना है, ठीक है, रशिया के सहयोग से बना है, ये सब पूरा लिखा है। नेक्स्ट, उसके बाद 1974 में सेल बना, और हमने जितने भी प्लांट्स थे वो सेल के अंडर में ले आए, तो मैंने उसको लिखा हुआ है पूरे सेल के 9 प्लांट्स के नाम। नेक्स्ट, ठीक है, फिर देखिए इसको जो था वो नेशनलाइज हुआ 1976 में। सेल जो है महारत्न कंपनी है। सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री की हावड़ा मुंबई रेलवे लाइन पे है, तो ये चीज है। उसके अलावा इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है प्रोडक्शन स्टील में। ठीक है, इंडिया में सबसे पहला स्टील प्रोडक्शन में उड़ीसा है। ठीक है, नेशनल स्टील पॉलिसी क्या है, ठीक है, ये सब चीजें बहुत बेसिक सी फैक्चुअल चीजें। फिर RINL क्या है, ठीक है, तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ये एक ऐसी मतलब निगम, मतलब एक कंपनी है जो कि सेल के अंडर काम नहीं करती। सेल के अंडर 9 प्लांट है, ठीक है, पर ये RINL जो है वो सेल के अंदर काम नहीं करती। ठीक है, तो ये अलग से याद रखना, कभी पूछ सकते हैं कि सेल के अंडर में कौन सी नहीं है, तो RINL। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी क्योंकि RINL की है। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, वैसे ही मैंने टेक्सटाइल में देखो कॉटन में चाइना फर्स्ट है, इंडिया सेकंड है, इंडिया में महाराष्ट्र फर्स्ट है, रिसर्च सेंटर, वही सब चीजों को मैंने बार बार लिखा हुआ था कि पहले पढ़ूं फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ूं तो वो याद हो जाए। नेक्स्ट, ठीक है, नॉर्थ का मैनचेस्टर, साउथ का मैनचेस्टर, वेस्ट का मैनचेस्टर, कैपिटल ऑफ कॉटन इंडस्ट्री। ठीक है, इंडिया में देखो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन क्लॉथ का कहाँ से होता है, पावरलूम का, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पावरलूम यानी मशीन से प्रोडक्शन करना, हैंडलूम यानी हाथ से, माइलिंग यानी इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, तो ये चीज मैंने लिखी हुई है। फिर अपेरल पार्क, ठीक है, इंडिया में पहला अपेरल पार्क था तिरुवैयूर तमिलनाडु में, और छत्तीसगढ़ का अपेरल पार्क भनपुरी रायपुर में, तो इसको भी मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट, सिल्क में देखो चाइना फर्स्ट, इंडिया सेकंड, इंडिया में कर्नाटक फर्स्ट है और रिसर्च सेंटर मैसूर में है। जूट में इंडिया फर्स्ट, वेस्ट बंगाल उसमें फर्स्ट, रिसर्च सेंटर उसका बैरकपुर में। एकदम सिंपल से लिखा हुआ है, मतलब आप पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है। नेक्स्ट, ठीक है, नेशनल जूट पॉलिसी, ठीक है, मीरा सेठ कमेटी जो थी टेक्सटाइल कमेटी को इंप्रूव करने के लिए बनी हुई थी, तो ये कमेटी का नाम लिखा हुआ है। फिर शुगर केन में देखो ब्राजील फर्स्ट है, इंडिया सेकंड है, सबसे ज्यादा यूपी में हो रहा है। ठीक है, रिसर्च सेंटर कहाँ है, वही चीज को मैंने फिर से लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ठीक है, रंगराजन कमेटी बनी थी, ये चीज क्वेश्चन पूछा हुआ है तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट, ठीक है, फिर सीमेंट में, ठीक है, इंडिया सेकंड नंबर पे है और इंडिया में MP फर्स्ट है। ठीक है, फिर टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म में डोमेस्टिक टूरिस्ट किस स्टेट में आए, फॉरेन टूरिस्ट किस स्टेट में आ रहे, ये डेटा भी हमेशा बजट में दिया हुआ होता है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट, ठीक है, फिर मैंने लिखा है कि मिनी रत्न क्लासिफिकेशन कैसा है, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन अभी बदल चुका है, ये मैंने पुराना क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, तो ये चीज आपको अपडेट करनी है। आप ऐसे चार्ट फॉर्म में बना दीजिए। देखिए मैंने उसको ऐसे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा, सिर्फ कॉलम कॉलम बना दिया और एक पेपर में चार्ट बना करके लिखा हुआ है। ठीक है, उनकी संख्या कितनी है तो ये बदल चुकी है अभी। ठीक है, तो आप इसको इस हिसाब से लिखिए। इसको पूरा थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखने जाएंगे तो बहुत आपको समझ में नहीं आएगा, प्री के टाइम पे उसको रिवाइज नहीं कर सकते। आप सीधा कॉलम बना के चार्ट बना के लिख लीजिए, और एज वेल एज मेंस में भी ऐसे ही लिख सकते हैं आप। ऐसा जरूरी नहीं है मेंस में आपको भी थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना है, वहां पे जगह की कमी रहती है, आप ऐसा चार्ट बना करके भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, महारत्न कंपनीज कितनी है, ठीक है, तो 10 कंपनीज हो चुकी है। तो जब मैं पहले पढ़ाई करती थी तो 8 थी, तो मैंने 8 लिखा है। उसके बाद मैंने HPCL और पावर ग्रिड जो थी वो बन चुकी थी, तो उसको इसमें एडिट किया, तो वो नवरत्न से आई थी महारत्न में, तो नव महारत्न अगर 10 हो गई तो नवरत्न 14 हो गई है अभी, तो नवरत्न भी 2 कम हो गई है। तो इसको आपको एडिट करते रहना है, मतलब इकोनॉमिक्स की कॉपी ऐसी है कि जो हर 6 महीने में उसको आपको एडिट करते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हर चीजें जो है वो बदलते जा रही है। नेक्स्ट, ठीक है, देखो प्रॉफिट PSU के कितने यूनिट हैं इंडिया में, कितने वर्किंग है, देखो प्रॉफिट में 165 लिखा हुआ है मैंने, मैक्सिमम IOCL, और लॉस में 78 है, सबसे ज्यादा लॉस में BSNL है।
उसके बाद CSR जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, CSR जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। न्यू कंपनीज एक्ट 2013 से इसको जोड़ा गया था, और दुनिया भर में इंडिया ऐसी पहली देश है जिसने CSR को प्राइवेट सेक्टर में भी लाया है, ठीक है। CSR गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज तो है वो हमेशा से ही देते थे, पर अब प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ये लाइबिलिटी हो गई है कि उनको भी अपने प्रॉफिट का जो है 2% जो है देना है फॉर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो जहां पर भी काम करें वहां के डेवलपमेंट के लिए उनको 2% देना है, ठीक है। तो इंडिया देखो पहला देश बना है जो प्राइवेट सेक्टर में CSR को लागू किया, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद कमिटीज जो हैं ये कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आप बस इतना जान लीजिए भाई कौन सी कमिटीज किसके लिए बनी थी। तो रक्षा उद्योग रतन के लिए प्रवीण सेन गुप्ता, अनऑर्गेनाइज लेबर के लिए अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी बनी थी, ठीक है। फिर लेबर ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में कितने हैं, ठीक है, सबसे पुराना कौन सा है, सबसे ज्यादा सदस्य किसमें है, ये सब बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। फिर जो है हमारी गवर्नमेंट, हमने देखा रिसेंटली जो है डिसइन्वेस्टमेंट को काफी प्रोत्साहित कर रही है, तो उन्होंने एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया था दीपम, ठीक है, जो हर साल का कुछ टारगेट रखा है, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो देखो 2018-19 में 80,000 करोड़ का टारगेट था, तो वो लिखा हुआ था, ठीक है। तो देखो PGCIL जो थी वो पहली बार जो है उसको डिसइन्वेस्ट किया गया था, तो ये सब उसमें लिखा हुआ है कि अब जो है कई सारे अमेंडमेंट्स हुए, तो डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा कैसे यूज करना है ये भी डिफाइन किया हुआ है। तो डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आ रहा है उसमें 75% अमाउंट जो है सोशल वर्क के लिए यूज होगी, और 25% जो है PSU के लिए इन्वेस्ट होगी। फिर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, ये योजना 2015 के लिए 15 में आई थी, ठीक है, जहां से भी खनिज का उत्खनन किया जाता है उस क्षेत्र के विकास के लिए जो है ये योजना लाई गई थी, ठीक है। क्योंकि जहां पे माइनिंग हो रही है सबसे ज्यादा जो है मान के चलिए दिक्कतें और पोल्यूशन वगैरह की समस्या हमको वहीं पर देखने के लिए मिली है, तो जहां पर से हम लोग उत्खनन कर रहे हैं हमको वहीं पे उस पैसे को खर्च करना है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे फंड्स जो है गवर्नमेंट ने बनाए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया, और छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना जिसने पूरे जिलों में जो है DMF बनाया, और उसके भी रेशो डिसाइड थे कि 60% जो है वो इन्वायरमेंट के लिए खर्चा करेंगे और 40% जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चा करेंगे। नेक्स्ट, ठीक है। इकोनॉमिकल काउंटिंग जो है ये हुई थी 2014 में, अभी मेरे को लगता है बहुत सालों से नहीं हुई है, ये बहुत पुराना डेटा है। नेक्स्ट, उसके बाद इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए जो है गवर्नमेंट संस्था बनाती है, ठीक है। तो सीडो बना था 1954 में, सिर्फ लिखा हुआ है कि क्या था वो, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री के लिए बना था, ठीक है। NSIC, ठीक है, 1955 में बना। KVIC जो है 1956 में बना। सिडबी जो है वो 1990 में बना। नेक्स्ट, फिर इसके इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे के डेटा लिखे मैंने, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में लिखे थे वैसे ही यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ के GSDP में 47% जो इंडस्ट्री का है, और ग्रोथ रेट इतना है, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, और फिर उसका ग्राफ बना दिया है, ठीक है। तो ये सेम प्रोसीजर आप हर चैप्टर में फॉलो कर सकते हैं, कोई भी सेक्टर पढ़े, कोई भी डेटा जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड है आप उसको लास्ट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल सिकनेस के लिए कमिटी जो बनी, तो देखो तिवारी कमिटी, ओमकार गोस्वामी नेक्स्ट कमिटी, ठीक है, ये सब कमिटीज जो है वो बनी हुई है। इसमें से कई बार पूछता है कि इनमें से कौन सी कमिटी नहीं थी, तो इसमें किसी एक का और का नाम डाल देगा, ठीक है। ये सब औद्योगिक रुग्णता के लिए बनी हुई कमिटीज थी। नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, देखो ये 4 नवंबर 2011 ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको आपकी कॉपी में मिल जाने चाहिए, ठीक है। मैंने अलग से लिखा हुआ है न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद देखो जितनी भी स्कीम्स है वो मैंने लिखी हुई है, जैसे मेक इन इंडिया स्कीम रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो मैंने लिखी हुई है, उसकी डेट लिखी हुई है, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया कब चालू हुई, ठीक है, क्या है उसमें, क्या चीजें होती है वो लिखी हुई है। स्टैंड अप इंडिया कब चालू हुई, क्या है उसमें, ये लिखा हुआ है। बहुत ही नॉर्मल सी लैंग्वेज में मैंने उसको कवर अप किया हुआ है, तो ऐसे सेकेंडरी सेक्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट,